नमस्कार, सिनेमा संवाद में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमिताभ। सत्य हिंदी पर सिनेमा से जुड़ी अपनी साप्ताहिक पेशकश में हम हर हफ्ते बात करते हैं सिनेमा के तमाम पहलुओं के बारे में, क्योंकि हमारा मानना है कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन की चीज नहीं है। सिनेमा समाज से संवाद का सबसे सीधा और सबसे सशक्त माध्यम है और समाज की सोच को गहराई तक प्रभावित करने की क्षमता रखता है। इसलिए सिनेमा पर लगातार सिलसिलेवार गंभीरता से बातचीत की जरूरत है। आज हम बात करने वाले हैं सिनेमा और समाज के एक बहुत अनोखे, बहुत दिलचस्प और बहुत जाने-पहचाने पहलू के बारे में। वो रिश्ता है सिनेमा और लोक संस्कृति का। क्या हमारा सिनेमा हमारे समाज की जो लोक संस्कृति है, जिसको हम लोक संस्कृति कहते हैं, या जो हमारे समाज की एक तरीके से हम कह सकते हैं उत्सव धर्मिता है, या जो हमारे समाज का जो एक पारंपरिक रहन-सहन है, उसको आजकल के दौर में ठीक से पकड़ पा रहा है? क्या वो उस उत्सव धर्मिता से दूर हो चुका है? क्या वो उसको किसी कारण से भूल रहा है? क्या वो नए कुछ ऐसे आयाम आ गए हैं हमारी फ़िल्म मेकिंग में, हमारी किस्सा-गोई में, जिनकी वजह से जो हमारी लोक धर्मिता थी, जो लोक संस्कृति थी हमारी, जो उत्सव धर्मिता थी, वो अब पर्दे पर उतनी दिखाई नहीं देती है? इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे और हमारे साथ कुछ बहुत विशिष्ट मेहमान मौजूद हैं, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि सिनेमा और लोक संस्कृति का रिश्ता क्या है? लोक संस्कृति क्या है दरअसल? उसके बारे में भी संक्षिप्त में जानने की कोशिश करेंगे और क्यों हम उस लोक संस्कृति से सिनेमा के पर्दे पर उतना ब नहीं देख पा रहे हैं उसको। मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफ़ेसर जमील पारेख साहब, जो कि पिछले लगभग 4 दशकों से लगातार सिनेमा के बारे में गंभीरता से विश्लेषण कर रहे हैं, लिखते रहे हैं, कई किताबें लिख चुके हैं। हमारे साथ श्री कमलेश पांडे जी मौजूद हैं, जो कि हिंदी सिनेमा के बहुत प्रतिष्ठित पटकथा लेखक हैं। कई सफल फ़िल्में, कई बहुत कामयाब फ़िल्में इनकी कलम से निकली हैं। विजेंद्र पटेल जी हमारे साथ मौजूद हैं कोलकाता से, हिंदी सिनेमा के गंभीर अध्येता हैं, प्राध्यापक हैं और हमारे साथ अजय ब्रह्मात्मा जी हैं, जो कि बहुत वरिष्ठ फ़िल्म समीक्षक हैं। लगातार कई वर्षों से फ़िल्मों का विश्लेषण कर रहे हैं और कई किताबें लिख चुके हैं सिनेमा के बारे में। आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं कमलेश जी बातचीत की शुरुआत आपसे करना चाहता हूँ, जिसको हम लोक संस्कृति कह रहे हैं, मतलब जो हम समझते हैं, पॉप कल्चर या लोक संस्कृति जो भी आप कह लें उसको, उसका आज के दौर में जैसे हम फ़िल्में देख रहे हैं, जैसे एक के बाद एक लगातार जो फ़िल्में हिट हो रही हैं, जैसे अगर इसी साल की सारी फ़िल्मों का हम ज़िक्र कर लें, तो जवान है, पठान है, गदर 2 है और कुछ फ़िल्में भी हैं। लेकिन जो एक स्वर दिखाई देता है उसमें कहीं न कहीं जिसको हम अपनी उत्सव धर्मिता कहते हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए हम जब चर्चा कर रहे हैं नवरात्र शुरू हो गया है और ऐसे में इसके बाद जिसको हम फेस्टिव सीज़न कहते हैं वो उसकी शुरुआत हो जाती है। लेकिन वो फेस्टिव सीज़न जो पहले जिस तरह से हम अपनी फ़िल्मों में देखते थे, उसके इर्द-गिर्द कहानियाँ, उसके इर्द-गिर्द गाने, गीत, संगीत, नृत्य, वो अब कहीं न कहीं थोड़ा मिसिंग दिखता है। आपको क्या लगता है आपने इतना समय बिताया है फ़िल्म इंडस्ट्री में और आप अभी भी सक्रिय हैं। आप क्या समझते हैं, क्या कारण है कि ये जो लोक संस्कृति है उसका उसकी झलक हमारी फ़िल्मों में अब उस तरह से नहीं दिखती है? कमलेश जी। फिल्मों में ही क्यों फिल्मों में ही क्यों हमारे जीवन में या जीवन के दूसरे आयामों में, जिसे हम कहते हैं रस, जो इस देश की आत्मा हुआ करता था एक ज़माने में, चाहे वो संगीत हो, साहित्य हो, दर्शन शास्त्र हो, लोक कला हो, जो भी विधाएं थी, सबका एकमात्र जो सूत्र था वो रस था। वो हम हमारे ऋषियों ने कहा भी है, रसो वैसा, जो परमात्मा है वो रस है। और इस मुल्क को जो सारी गुलामी के बावजूद अगर ये मुल्क बचा है, वो इसलिए कि उस मुल्क ने उस रस को बचा के रखा किसी भी तरह। जो हमारे त्योहार हैं, उत्सव हैं, रीति रिवाज हैं, रिचुअल हैं, पूजा पाठ हो, जो भी हो, हर चीज़ को हमने उत्सव बनाया है। साधारण पूजा पाठ हो, आरती हो, कीर्तन हो, हर चीज़ ऊपर से देखे तो लगता है कि रिचुअल है और शायद बहुत लोगों को रिग्रेट वो लगेगा, रिग्रेसिव भी, अंधविश्वासी भी, कि ये क्यों हो रहा है, ये मूर्ति तो पत्थर की है, इसके सामने क्यों आरती की जा रही है, वगैरह वगैरह। मगर सबके पीछे एक सोच थी, और वो सोच थी कि जो रस है, जो भारत की जड़ों में है, वो रस जिंदा रहे, और वो रस जिंदा रहेगा तो भारत भी जिंदा रहेगा। अब हुआ ये कि मेरे ख्याल है 90 के दशक के बाद जब से फिल्मों में कॉरपोरेट आ गया, जिनका दूर दूर तक लोक संस्कृति से कोई लेना देना नहीं,
उनको तो स्क्रिप्टें भी नहीं समझ में आती, बाकी तो बात छोड़िए, कहानी क्या होती है उन्हें पता नहीं। वो अक्सर उनके ऊपर जो बैठे हैं कुर्सियों पे एमबीए किए हुए लोग, जो शायद कल तक किसी सीमेंट फैक्ट्री में थे मैनेजर, और आज ये पक्का ये फैसला कर रहे हैं कि ये देश टीवी पर देश को क्या देखना चाहिए। उनके हाथ में फैसले चले गए हैं जिनको लोक संस्कृति या किसी भी प्रकार के जो है संस्कृति से कुछ लेना देना नहीं है। रस उनके जीवन में नहीं है तो उनके काम में कहाँ से आएगा। तो जैसे जैसे फिल्में जो हैं व्यक्तियों के हाथ से निकल के, जो फिल्म के दीवाने थे, सिनेमा के दीवाने थे, उनके हाथ से निकल के व्यवसायियों को के हाथ में, या समझिए कि कॉरपोरेट के हाथ में, उनके हाथ में पहुंच गई, तब से ये ह्रास शुरू हुआ और आग में घी डालने का काम किया सैटेलाइट टेलीविजन ने, कि जो रियलिटी शोज लाइक द बिग बॉस या आईपीएल समझिए, ये दो कौड़ी के खोखले जो शोज हैं, जो हमारे जीवन का अधिकांश समय पे जिन्होंने कब्जा करके रखा है। और वो तो छोड़िए, आज देखिए जरा, हमारे उत्सव भी लोगों ने उत्सवों पर भी कब्जा कर लिया है। जो बड़े बड़े फिल्म स्टार हैं उन्होंने सारे उत्सव बांट लिए हैं। एक ने दिवाली पे कब्जा कर लिया है, एक ने दशहरे पे कब्जा कर लिया है, एक ने न्यू ईयर पे कब्जा कर लिया है, एक ने इंडिपेंडेंस डे पे कब्जा कर लिया है। उनकी फिल्में उसी वक्त रिलीज होती हैं। हमारे राजनेताओं को देखिए, हम जहाँ तक मैं जानता हूँ यहाँ बॉम्बे में गणपति का फेस्टिवल उत्सव इतना अद्भुत हुआ करता था एक ज़माने में। 50 साल से बम्बई में हूँ, लगभग 50 साल से इतना अद्भुत हुआ करता था गणपति या और दूसरे उत्सव भी। अब वो उत्सव भी जो राजनेता हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने उनका ठेका ले रखा है। चाहे वो छठ हो, चाहे वो दुर्गा पूजा हो, चाहे वो गणेश पूजा हो, दिवाली हो या दशहरा हो, हर उत्सव को राजनेताओं ने, फिल्म स्टारों ने और कुछ हद तक खिलाड़ियों ने भी, स्पेशली क्रिकेट के खिलाड़ियों ने ये कब्जा कर लिया है, जिनका दूर दूर तक रस से कोई रिश्ता नहीं है और न लोक से कोई रिश्ता है, न लोक संस्कृति से कोई रिश्ता है। तो जाहिर है कि ये लोग जो कब्जा करके बैठे हैं और जो फैसला करते हैं कि ये मुल्क को क्या दिखाना है, इस मुल्क को क्या सुनाना है, इस मुल्क को कैसे उत्सव मनाना चाहिए वगैरह वगैरह, अब ये फैसला लोग के हाथ से निकल के इन लोगों के हाथ में पहुंच गया। जिनके पास चेकबुक है, पैसा है, वो इन्वेस्ट करते हैं। तो उत्सव दुकान बन गए हैं। सारे उत्सव जो है वो नाम के लिए है कि हाँ भाई हमारी ये हमारी संस्कृति है या ये हमारी लोक परंपरा है या जो भी है, वो सिर्फ नाम के लिए है। उत्सव इसलिए क्योंकि वहाँ पे भीड़ होती है, राजनेता पहुँच जाता है। यहाँ छठ का उत्सव होता है, आज तक बम्बई में 50 साल में मैंने कभी छठ मनते नहीं देखा, मगर पिछले 10 सालों में जुहू बीच पे जो छठ का उत्सव होता है, और सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि राजनेता आते हैं, उनका वोट बैंक है वो जनता। तो ये सारे उत्सव हमारे हाथों से निकल के गलत हाथों में पहुंच गए हैं, लोग के हाथों से निकल के मैं शब्द अच्छा नहीं मगर यजम लोग के हाथ में पहुंच गए हैं। तो हम उनसे क्या आशा रख सकते हैं? मुझे तो कोई आशा नहीं है कि ये वापस हमारे पास लौटेंगे। अभी भी हालांकि कुछ लोग हैं, जीवित हैं, जो फिल्में बना रहे हैं, जिनमें थोड़ा बहुत दिख पड़ता है, मगर वो एक्सेप्शन है, वो रूल नहीं है। वो है एक आध कोई वहाँ दिख जाता है कि हाँ भाई किसी ने हिम्मत करके जिंदा रखा है, कोई एक शो आ जाता है ओटीटी पर, लगता है कि हाँ कहीं तो कोई है जो अच्छा लिख रहा है, अच्छा बना रहा है, या जिसकी लोक से कोई जुड़ाव है, लोक की संस्कृति से, या जिसके काम में रस दिखाई पड़ता है, वो रस उसके काम में दिखाई पड़ता है। तो कुछ लोग हैं ऐसे थोड़े बहुत जो जिद्दी हैं, दीवाने हैं, थोड़े सनकी हैं, कि नुकसान उठा के भी हिम्मत करते हैं कि नहीं हम तो ऐसे ही बनाएंगे। मगर 90% 95% जो काम हो रहा है
उसका लोग से कोई लेना देना नहीं है। वो ऐसे लोग उसका फैसला करते हैं जिनको न समझ है, न सेंसिटिविटी है, न संवेदना है और न योग्यता है कि ये मुल्क क्या देखना चाहता है या क्या सुनना चाहता है, या इस मुल्क को क्या देखना चाहिए या क्या सुनना चाहिए। जी, हाँ बताइए। आपने बहुत जी, 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 कमलेश जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ इशारा किया है। हितेंद्र जी, मैं आपके पास आता हूँ। ये जो बात कमलेश जी ने कही कि सिनेमा, एक तो उस पे कॉर्पोरेट का कब्ज़ा हो गया है, ऐसा लगता है जो कमलेश जी के एनालिसिस के हिसाब से, और जो वो लोग हैं उनको सिनेमा और समाज और संवेदना उससे कोई बहुत ज़्यादा लेना-देना नहीं है, कलात्मकता से। उनका उद्देश्य कुल मिलाकर के एक कमर्शियल वेंचर की तरह, एक कमर्शियल नज़रिए से देखना होता है चीज़ों को। दूसरा जो उन्होंने कहा कि चीज़ों का राजनीतिकरण हुआ है, हमारे उत्सवों का राजनीतिकरण हुआ है, जिस तरीके से जैसे उन्होंने छठ का उदाहरण दिया, मुंबई में छठ के उदाहरण का उन्होंने उन्होंने ज़िक्र किया छठ का, उसी तरह से सारे त्योहारों को। तो जो ये चीज़ है, क्या आप ये मानते हैं कि कहीं न कहीं चूँकि जो सिनेमा सिनेमा जैसे हमने शुरू में कहा कि समाज को समझने में मदद करता है और समाज की सोच को प्रभावित करता है, तो जिस तरह से क्या हमारा समाज बदला है, समाज में वो चीज़ें आई जैसे शुरू में कमलेश जी ने कहा कि रस गायब हो गया है। तो क्या ये रस की अनुपस्थिति का नतीजा है, या ये कुल मिलाकर के चीज़ों के और निरंतर लगातार व्यावसायिक होते जाने का कारण है? जैसा कि हमने देखा कि 90 के दशक की बात की कमलेश जी ने, तो 90 से जब से आर्थिक उदारीकरण आया, उसके बाद से सिनेमा में जिस तरीके से पूँजी बढ़ी है और जिस तरीके से हमने देखा कि वो एनआरआई वाला सिनेमा हो गया, तो जो हमारा एक कल्चर था वो कहीं न कहीं वो निकल गया। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि हाँ, फ़िल्मों के ज़रिए करवा चौथ का प्रचलन बहुत बढ़ गया है। फ़िल्मों के ज़रिए ख़ास तौर से एक कुछ ख़ास फ़िल्मकारों ने जिस तरह की फ़िल्में बनाई हैं, उससे करवा चौथ बहुत जैसा त्योहार बहुत पॉपुलर हो गया है। या और कुछ ऐसे त्योहार जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ, बाज़ार हावी हो सकता है, वहाँ वो बहुत हावी हो गया है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? जैन जी। अभी कमलेश जी जो बता रहे थे वो यथार्थ है, उसको स्वीकार करना चाहिए और हम लोग की बातचीत वहीं से शुरू हो सकती है कि ऐसा है। और बिल्कुल सही कहा उन्होंने, रस का अभाव हो गया है 90 के दशक के बाद जो है वो जिसको वो गलत हाथ कह रहे हैं, वो गलत हाथों में चला गया है और चीज़ें बहुत ही अब बहुत दूसरे रूपों में आ रही हैं। कुछ ही लोग हैं जिसको वो कहते हैं कि 90% जो है वो एक खास तरीके से चल रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये हो सकता है हम लोगों का कि ऐसा क्यों है और कब से है, और ये इम्पोर्टेंट है। आपको याद होगा कि एक समय बहस चल रही थी कि फिल्म इंडस्ट्री को इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए, और ख्वाजा अहमद अब्बास ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी उस वक्त कि आप इसको इंडस्ट्री कैसे बना सकते हैं, ये कला है, ये इंडस्ट्री नहीं है, ये बिजनेस नहीं है, इसमें आपको समझना पड़ेगा कि ये एक और ही चीज है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि पहले भी लोग इसको एक बिजनेस प्रपोजिशन के रूप में ही लेते थे और रुपए का एक महत्व होता था, रुपया डाला जाता था क्योंकि ज्यादा रुपया वापस आ सकता, ये बात तो पहले भी थी। तो इस बीच के संतुलन में हम लोगों को विचार करना चाहिए कि ऐसी चीज हो जो वायबल भी हो और कलात्मक भी हो। इस संतुलन के लिए प्रयास करने वाले लोग हमारे यहाँ थे, इसमें इसको दोहराने संपर्क टूट गया लगता है हितेंद्र जी का फ्रेम स्टिल हो गया है। अजय जी, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं आपके पास आ जाता हूँ और जब वो दोबारा जुड़ेंगे तो हम दोबारा उनके पास चलेंगे। जो बात हितेंद्र जी ने अपनी शुरुआत में कही कि हाँ, चीज़ें जो हैं वो एक जो संतुलन था, वो संतुलन जो है वो बिगड़ गया। यानी वायबिलिटी वाली बात जो हम लोग पहले देखते थे, वो पहले भी थी, लेकिन ये कि पहले जो निर्माता थे, निर्देशक थे, वे कहीं न कहीं संतुलन बना के चलते थे। जो ख्वाजा अहमद अब्बास का उन्होंने ज़िक्र किया कि आप कैसे इसको उद्योग का दर्जा दे सकते हैं क्योंकि इसमें तो कलात्मकता है। तो ये जो संतुलन बिगड़ा है, क्या अजय जी आपको ऐसा लगता है कि वो संतुलन बिगड़ना ही सबसे बड़ी प्रमुख बात है? या वो जो एक संवेदना जिसको हम कहते हैं उस संवेदना का भी कहीं न कहीं ह्रास हुआ है? आप अनम्यूट कर लीजिए अजय जी। हम लोग जी। जिस लोक संस्कृति को लेकर विचार कर रहे हैं, सिनेमा में लोक संस्कृति, उसके लिए जरूरी है कि हम अपने लोक जीवन को भी जरा देखें। हितेन जी आगे अगर वे अपनी बात कहना चाहें तो। ठीक है, तो मैं शुरू करूं सर, फिर मैं कहाँ तक आप लोग सुन पाए? मुझे हाँ, बिल्कुल, आप जारी रखें अपनी बात को। हाँ। हाँ हाँ,
सॉरी जी, वो कहीं कुछ डिस्कनेक्शन हो गया। आप संतुलन की बात कर रहे थे, आपने कहा था संतुलन का अभाव है। हाँ, संतुलन का अभाव बन गया, वो जी। दोनों तरफ से हुआ। तो एक तो ये बात है कि संस्कृति जो है उस पर विचार करना जरूरी है। एक संस्कृति वो होती है जो हम ढो रहे होते हैं, और एक संस्कृति वो है जो हम बना रहे हैं। एक ही समय में एक संस्कृति के नवीकरण की बात भी चलती होगी। तो जब हम संस्कृति बनने वाली संस्कृति की ओर देखते हैं तो लगता है कि हमारे समाज में कुछ प्रवृत्तियां 90 के पहले, बहुत पहले से सक्रिय है, जो सिनेमा को इस तरफ ले जा रहे हैं। और इस कारण से हो ये रहा था कि हम सोच रहे थे कि हम एक मनोरंजन की चीज भी ला रहे हैं और इसके साथ कुछ मूल्यों को भी जोड़ रहे हैं, लेकिन दरअसल वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे सिनेमा को उस ओर ही ले जा रहा था जहां से कि हम अपने रस के साथ हम अपने माध्यमों को जोड़कर ना रख सकें। और इसलिए मुझे लगता है कि इस प्रक्रिया को 90 के दशक के संकट के बहुत पहले से इसको देखने की जरूरत है। और मैं कल एक फिल्म देख रहा था, महबूब खान की फिल्म है बहन, और मैं देख रहा था कि सामान्य डायलॉग में, सामान्य चीजों में किस तरह से जो हमारे लोक संस्कृति को हम लोग कहते हैं, अब ये लोक संस्कृति एक कठिन शब्द है और इसके साथ जो है हमारा संबंध कैसा बनता है, ये हमारी कला दृष्टि से भी संबंध रखने वाली बात है। तो उसमें मैं देख रहा था कि कितने सुंदर तरीके से एक ऐसी फिल्म बनी है जिसमें संवाद में भी भारतीय समाज जो है वो बोल रहा होता है। एक मुंगेर जिले से आया हुआ आदमी जो है वो यहाँ पर बम्बई आया हुआ है अपनी बहन को लेकर के, क्योंकि भूकंप में उसका घर ढह गया है। तो उसके संवाद में एक खास किस्म की भारतीयता, एक भारतीय समाज के साथ जुड़े रहने की का बोध होता था। लेकिन धीरे धीरे हम लोग देखते गए कि बाद में चीजें घटती गई और वो लगभग सिंबॉलिक होकर रह गई। और सिंबॉलिक होते होते यहाँ तक हुआ कि बस फिल्मों में वो जैसे होली का गीत होता था तो लोग समझते थे कि हाँ, इसमें होली के गीत के माध्यम से हम समाज से जुड़ रहे हैं। या फिर शोले फिल्म में आप याद करें कि उसमें एक मुसलमान कैरेक्टर को नत्थी कर दिया गया, ये कह के कि इसमें भारतीय समाज का एक बोध हो जाता है कि इसमें मुसलमान भी है, इसलिए कहानी सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की नहीं। तो इस तरह की चीजें होती गई और ये पहले से शुरू की। और इसलिए मुझे लगता है कि क्राइसिस जो है वो पहले से ही है। आप देखिएगा कि आज़ादी के बाद जो फिल्में बनी या आज़ादी के आसपास पार्टीशन के समय की जो फिल्में हैं उसमें भी देखिए इसके संकेत कैसे मिलते हैं कि मुसलमान समाज से आए हुए लोग फिल्म बना रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं, गा रहे हैं, संगीतकार मुसलमान है, डायलॉग राइटर मुसलमान है, स्क्रीन प्ले राइटर, सब लोग मुसलमान हैं और कैरेक्टर्स जो हैं वो सारे हिंदू। और ये दबाव जो है, ये दबाव ऐसे बनता गया कि धीरे धीरे हिंदी सिनेमा में मुसलमानों का एक खास तरीके का चेहरा ही बनकर सामने आ सका। अब आप उदाहरण दे सकते हैं कुछ अच्छी फिल्मों का या गरम हवा का या तमाम फिल्मों का, कुछ ऐसी फिल्में बनी है। लेकिन कुल मिलाकर के लोकप्रिय फिल्मों में मुसलमानों का जो रिप्रेजेंटेशन होता था वो धीरे धीरे एक खास तरह से सिकुड़ता गया। और ये मैं मुसलमानों के संदर्भ में इसलिए कह रहा हूँ कि वो साफ दिखाई देता है। होली के गीत कम होते जा रहे हैं या इस तरह की जो चीजें हैं वो गौण होती जा रही। तो ऐसा नहीं कि होली के गीत आज ना दिखाए जा सकते हो या मुसलमान कैरेक्टर्स ना आते, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ है कि इसका रूप बदल गया है। होली के पुराने गीतों के चित्रण को देखिए और आज के चित्रण को देखिए, दीपावली के पहले के चित्रण को देखिए और आज के चित्रण को देखिए, तो जो कमलेश जी कह रहे थे वो बहुत सही कह रहे थे। उस पर अधिकार कर लिया गया कि कैसे सेलिब्रेट किया जाए, मतलब होली को, दिवाली को, इसका पूरा चेहरा ही बदल गया है। आप कि शम्मी कपूर जो वो गणेश उत्सव वाला जो नृत्य करते हुए आते हैं उसमें जो पब्लिक का पार्टिसिपेशन, हालांकि वो एक ब्रेक, मतलब एक ट्रांजिशन पॉइंट है जहां से होते हुए आज जो है आप संजय दत्त का जो इस तरह से गणेश उत्सव में भागीदारी है उसमें एक लिंक बनता है। लेकिन आप देखिएगा कि धीरे धीरे ये चीजें
चित्रण के स्तर पर और कंटेंट के स्तर पर जो है वो उसी तरफ जा रही है जिसको कॉर्पोरेट के हाथों में जाना कह रहे हैं कमलेश जी। तो मैं इसमें एक सतर्कता की बात करता हूँ। सबसे पहले तो हम लोगों को ये देखना चाहिए कि संस्कृति जो है वो किसकी संस्कृति। हम लोग शब्द का इस्तेमाल करते हैं और लगभग इसको पॉपुलर की तरह इस्तेमाल करते हैं। जिस निश्चित रूप से यहाँ जबरीमल जी बैठे हुए हैं और बहुत विद्वान हैं, ये पॉपुलर और फोक दोनों एक नहीं है। ये तो एक इम्पोर्टेंट बात है। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात है कि संस्कृति का निर्माता कौन होता है, कौन बनाता है। तो मैंने जैसे पहले ही कहा था कि एक संस्कृति को हम ढो रहे होते हैं और एक संस्कृति को हम बना रहे होते हैं। तो जो संस्कृति हम बना रहे होते हैं उसमें हमने एक तरह से एक नागरिक संस्कृति की तरफ अपने माध्यमों को ले जाना चाहा। और इस कारण से क्या हुआ कि आप देखिएगा साहित्य के साथ फिल्मों का एक अंतर ये हो गया है कि साहित्य में कुल मिलाकर कोशिश ये की गई कि लोगों की उपस्थिति रखी जाए ज्यादा, जिसको वो जन संस्कृति कहते हैं, मतलब एक जन की उपस्थिति उसमें ज्यादा बनी है। लेकिन फिल्मों ने एक मनोरंजन का माध्यम बनाए रखते हुए भी एक तरह से कंसेशन इस तरह से देने शुरू किए कि पॉपुलर के नाम पर जो ऐसी चीज जो लोगों को उत्तेजित अधिक करे, लोगों को ज्यादा आकर्षित करे, ऐसी चीजों की तरफ हम धीरे धीरे स्लाइड करते गए। और एक समय ऐसा आया कि हम लोगों ने ये माना कि पॉपुलर फिल्में जो हैं वो थोड़े लो टेस्ट वाले लोगों की चीजें। ऐसा था नहीं, अच्छी फिल्में बनती थी, अच्छे डायलॉग लिखे जाते थे और इसकी चिंता कम होती थी कि लोग नहीं समझते। लेकिन एक समय ऐसा आ गया कि हमारे जो फिल्मों में लोगों को थोड़ा सा अंडरएस्टिमेट किया गया, ऑडियंस को थोड़ा अंडरएस्टिमेट किया गया। और इस क्रम में मैं दो बातों को जोड़ना चाहूंगा। देखिए, रस आता कहाँ से? जीवन में रस संबंधों से आता है, जुड़ाव से आता है, सामूहिकता से आता है। और सामूहिकता में हमारा विश्वास कितना कम हो गया है कि हमने जो है परिवार को लगभग गायब करना शुरू कर दिया। हमारे 70 के दशक के पहले की फिल्मों के जो विलन होते थे उनका परिवार होता था, वो सोशल एंटिटी हुआ करते थे। लेकिन धीरे धीरे ऐसा हो गया कि हमको विलन के परिवार की कोई या समाज की कोई चिंता नहीं रही। अब वो विलन जो है वो एक खास तरह का विलन होता है जिसमें सिर्फ बुराई ही बुराई होती है और इस तरह से चीजें आगे बढ़ती हैं। हमने विलन के बारे में, उसके परिवार के बारे में, यहाँ तक कि हीरो के बारे में, उसके परिवार को धीरे धीरे गौन करना शुरू किया। तो ये जो यंत्रीकरण हुआ है, ये जो मैकेनिकली हम अपने पात्रों को गढ़ते गए, चलते गए, ऐसे क्रम में अब ये स्थिति हो गई है कि लोग ट्यून पे जा रहे हैं और वायलेंस जैसी चीज को, जिसका एक सोशल कॉन्टेक्स्ट होता है, उसको समझने को तैयार नहीं है। वायलेंस का जो एक चाक्षुष जो एक रूप होता है जो लोगों को अट्रैक्ट करता है, पतले तार से क्या कहते हैं उसको, हमारे पिया जैसे कि ट्यून है, उसमें एक सुंदर स्त्री है, एक क्रिमिनल है, गन है, गोली मारी जा रही है, मारो भेजे में गोली, और लोग तालियां बजा रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि भाई यही यथार्थ चित्र है। तो यहाँ बिजली से पतले हमारे पिया, आपने गाना गैंग्स ऑफ वासेपुर का गाना याद दिलाया है। बस आप देखिए, अब ये चीजें अच्छी लगती हैं लोगों को, लोग वाह करने लगता है कि हाँ ऐसा ही अपराधी होता है। लेकिन ऐसा अपराधी नहीं होता है। अपराधी बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। जिसको अपराध की दुनिया की समझ जो है वो गॉड फादर से मिली हो या उस तरह की फिल्मों से मिली हो, जो फिल्में देख करके समझे हैं कि कैसे कैसे अपराधी होते हैं, उनको क्या मालूम है कि अपराधी का जीवन कैसा होता है। और अपराध के पीछे का जो पूरा मामला है वो लोगों को समझ में नहीं आया। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि इसकी जड़ें जो है वो हमारे एक राष्ट्रीय संस्कृति के निर्माण की प्रक्रिया में जो अंतर्विरोध है उसकी जड़ें उसमें। और इसलिए मुझे ये जो स्लाइड है 90s का, ये स्लाइड मुझे परेशान करता है, क्योंकि अधिकतर लोग ये समझते हैं कि कोई रिसेंट फिनोमेना है, लेकिन इसके जो बीज हैं वो पहले ही आ चुके हैं। और इसी कारण से मुझे लगता है कि सिनेमा एक माध्यम के रूप में उसका जो आंतरिक संघर्ष है, उस आंतरिक संघर्ष का कोई इतिहास जरूर लिखा जाना चाहिए। आखिरकार विमल राय भी इसी फिल्म बनाते थे। विमल राय की फिल्में जो हैं वो बनती थी और उसमें कितना कुछ है जो आप आज की फिल्मों में इसकी कमी महसूस कर सकते हैं। तो ये जो 30-40 सालों में
तो ये धीरे धीरे क्षरण हुआ है, ये 2 कारणों से हुआ। मैं संक्षेप में अपनी बात को एक खास जगह पर रख के छोड़ दूं। वो है कि हमारी शिक्षा ने हमको रस से दूर किया है। अब ये बात कहते हुए आप मुझे परेशानी में भी डाल सकते हैं कि शिक्षा तो अच्छी चीज, तो ये शिक्षा, जो शिक्षा लेकर के ये ब्यूरोक्रेट और ये सब लोग आए हैं, ये सब लोग उस शिक्षा के उस मूल्य को लेकर के नहीं आए हैं। ये वाले लोग दूसरी तरह की शिक्षा लेकर आए हैं, जो अपनी शिक्षित तमाम शिक्षा और अपनी पारिवारिक परवरिश के बावजूद, अच्छी परवरिश के बावजूद अंत में एक फिल्म बनाते हैं, दिल चाहता है। वो दिल चाहता फिल्म को मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मानता हूँ, जहाँ से जो कॉर्पोरेट कल्चर है उसने अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट बना लिया कि अब जो है उसको अब लोक जीवन की जरूरत नहीं है। अब लोग जो है वो डिस्टेंट एंटिटीज हैं, अब वो जो है दिल चाहता में वो दिखा सकते हैं अपने तरह के एक अंतर्राष्ट्रीयता, अपने तरह का एक दूसरे तरह का खास तरह का जीवन, और उसमें बस अब आप आइए और शामिल होइए और देखिए कि कौन 100 करोड़ में जा रहा है, कौन 200 करोड़ में जा रहा है। तो ये जो चीज हुई है, इसका एक इतिहास लिखा जाना चाहिए, एक समाजशास्त्री विश्लेषण भी होना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ रुदन का मामला नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए एक ऐसा प्रश्न है कि देखिए हम कितने क्या थे कभी और क्या हो गए अभी, इसका मामला नहीं है। इसका एक इतिहास लिखा जाना चाहिए, और इसका कुछ ना कुछ हिस्सा जो है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राजनीति को भी लेनी चाहिए। राजनीति और शिक्षा दोनों ने समाज में ऐसे लोगों को पैदा किया, ऐसे लोगों को बढ़ाया, महत्व दिया, जिनको हम ब्यूरोक्रेट कहते हैं। अब वो लोग अगर कल्चर चलाएंगे तो कैसे चलाएंगे? हालांकि पहले वाले ब्यूरोक्रेट आज के ब्यूरोक्रेट की तरह यांत्रिक नहीं थे, उनमें बड़े बड़े अच्छे पढ़े लिखे लोग भी थे। तो मैं समझता हूँ कि शिक्षा और राजनीति का संबंध जो है सीधे सीधे इससे है। धनवान तो पहले भी थे, धनवान पहले भी धन की चिंता ही करते थे, लेकिन कुछ लोग थे जो कम से कम अपने समाज में एक नैतिक जिम्मेदारी समझते थे, और वो लोग जब लिखते थे, वो लोग जब फिल्में बनाते थे, जब संगीत रचना करते थे, जब डायलॉग लिखते थे, तो उसमें नैतिकता का एक अदृश्य किस्म का दबाव था, और दबाव नहीं कहूंगा, एक प्रेरणा थी, और उसके तहत वो फिल्में बनाते थे। अब ऐसे लोग कम हो गए हैं, अब बिजनेसमैन लोग ज्यादा आ गए हैं, पैसे की दुनिया है, ऐसा ही समझा जा रहा है, पैसे से ही चीजें तय होती है। ऐसे में रस का संधान, रस की खोज करना जो है वो हम लोगों की एक कल्पना है, हम लोगों की एक इच्छा है, आकांक्षा है, लेकिन मुझे तो दिख नहीं रहा है कि हिंदी फिल्में अब उस ओर जाएंगी, जब तक कि समाज में एक खास तरह का बदलाव ना आए। यहीं पर मैं पहली बार अगर मौका मिला तो फिर इस पर बात। हाँ, बहुत धन्यवाद। आपने बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ ध्यान खींचा है, बहुत अच्छी चीजें आपने रेखांकित की हैं। अजय जी, मैं आपके पास आता हूँ, जहां हितेंद्र जी ने छोड़ा, जो उन्होंने कहा कि भाई एक तो कॉर्पोरेट वाली बात है, दूसरा राजनीति वाली बात है, शिक्षा वाली बात है, और कैसे चीजों में जो नैतिकता की जो एक प्रेरणा होती थी यानी फिल्म मेकिंग से जुड़ी हुई, वो कहीं ना कहीं वो मिसिंग है। उन्होंने दिल चाहता है जैसे फिल्म का जिक्र किया, और उन्होंने महबूब खान की फिल्म का जिक्र किया, और ये भी कि कैसे वो जो एक ट्रांजिशन पॉइंट्स थे वो जो है बदलते चले गए हैं। और हमने ये देखा कि किस तरह से सिनेमा जो है वो हमारे समय का जो समाज है वो उसकी कुछ प्रवृत्तियों को पकड़ने में नाकाम रहा है, या ये कह लीजिए कि उसकी इच्छा ही खत्म हो गई उसको पकड़ने में। तो आपसे मैं जानना चाहूंगा, जो उन्होंने बात कही, एक उन्होंने बीच में बहुत अच्छी बात कही थी, नागरिक समाज की तरफ उन्मुख होने की बात, यानी लोग जो है जिसको हम समझते हैं वो एक किस्म का जिसको हम ग्रामीण जीवन कह लें या आंचलिक जीवन कह लें, या जो एक सतह से बाहर का आदमी है, उसकी जीवन शैली और उसकी संस्कृति का मामला है। लेकिन यहाँ जो हम देख रहे हैं वो जो बात कमलेश जी ने कही उससे जुड़ती हुई बात कि छठ का जो जिस तरीके से मुंबई में मनाया जाता है, आप भी मुंबई में रहते हैं, जिस तरीके से मनाया जाता है, या जो अब उस तरह का त्योहारों का प्रकटीकरण दिखता है, कुल मिलाकर के वो व्यवसायीकरण ज्यादा हो गया है, उसमें तड़क भड़क ज्यादा है। लेकिन शायद वो जो एक मिठास थी, जिसको नैतिक प्रेरणा कहा हितेंद्र जी ने, वो शायद मिसिंग है। क्या कहेंगे आप? नहीं, कई सारे पहलू हैं और दोनों विद्वजनों ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं, और लोक जीवन और कॉरपोरेट के हाथ में जाना और उन लोगों का विषय का चुनना, ये सारी बातें हो रही हैं। मैं इसको 90 के दशक या पिछली सदी के आखिरी दशक से नहीं जोड़ूंगा,
मैं इसको जोड़ूंगा अमिताभ बच्चन के आगमन के समय से ही। और आप देखें कि उसी समय से एक बदलाव हिंदी फिल्मों के कहानी में, कथ्य में, पूरे किरदारों के चयन में, विषय में आना शुरू हो गया था। और लोक जीवन, जो भारत का लोक जीवन है, वो कहीं ना कहीं खत्म होता चला गया। और ये जो पीरियड है पूरा 8वां दशक, 9वां दशक, आखिरी दशक, ये पीरियड हिंदी सिनेमा के लिए बहुत ही बुरा दशक रहा है क्रिएटिव के लिहाज से। ठीक है, कुछ फिल्में पॉपुलर हुई, एंग्री यंग मैन आ गया, कुछ कहानियां वैसी आ गई और हम मनोरंजन हमारा होता रहा, डॉलर सिनेमा आया, सब कुछ होया, ये बहुत कुछ इतनी तेजी से सब कुछ घटता गया। लेकिन इसमें हमारा लोक जीवन गया और लोक जीवन की वजह जाने की वजह से लोक संस्कृति भी गायब हुई। थोड़ा पीछे चलें और हम देखें हिंदी सिनेमा की शुरुआत को लेकर के, इसमें आवाज आने के साथ किस तरीके से लोगों ने पहले धार्मिक कहानियों को चुना, कैसे मिथकों को चुना, कैसे ऐतिहासिक किरदारों को चुना, कैसे लोक जीवन आता रहा, चाहे वो होली हो, दिवाली हो, दूसरे तेज त्योहार हो, यहाँ तक कि सतियों की कहानियां, सती जो महिलाएं हुई हैं उनकी कहानियां लेकर के हिंदी सिनेमा आता रहा और मनोरंजन करता रहा। हम उसमें लोक जीवन भी देखते रहे। धीरे 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 हिंदी सिनेमा ने एक अपना नया लोक गढ़ लिया है जो पर्दे पर है। वास्तविक जीवन में, कमलेश जी शायद इससे एग्री करें कि वास्तविक जीवन में न तो वैसे संबंध हैं, न वैसा जीवन है जो पर्दे पर जिया जाता है या पर्दे पर क्रिएट किया जाता है। पर्दे पर जिस ढंग की माँ आती है, पर्दे पर जिस ढंग के चाचा आते हैं, पर्दे पर जिस ढंग के बाकी रिश्ता, अब तो रिश्तेदार आने ही बंद हो गए, नौकर चाकर आने बंद हो गए, हीरो के दोस्त आने बंद हो गए, ये सारे किरदार अब खत्म हो गए हैं पर्दे से। तो पर्दे पर जिसने एक जीवन रचा, एक नया लोक तैयार किया है हिंदी सिनेमा ने, जो सिनेमा के ही किरदारों को लेकर के तैयार किया गया है। तो लोक जीवन से इनका रिश्ता सचमुच टूटा है और जिसकी वजह से दिक्कत आई है। होली वाली बात आई, होली वाली बात पे मुझे आखिरी की जो याद आता है होली पर कि लेट्स प्ले होली करके एक गाना आया था, अक्षय कुमार की ही फिल्म थी। और उससे पूछा मैंने कि ऐसा क्यों किया आपने, ये लेट्स प्ले होली क्यों करना चाह रहे हैं आप? होली खेलने की बात तो बहुत पहले से आती रही है, लेकिन अब उसको अंग्रेजी में लेट्स प्ले होली। तो उसके निर्माता निर्देशक कहना है, देखिए हमारा सिनेमा अब सिर्फ भारत तक नहीं सीमित है, हम पूरे विश्व में जा रहे हैं। हमारे अप्रवासी भारतीय भी देखते हैं जो हिंदी नहीं जानते हैं, अब उनको हिंदी के गाने सुनाएंगे, राधा कृष्ण की कहानी सुनाएंगे, तो उसमें उनका मजा नहीं आएगा। तो इस तरीके से हमें होली में भी इन शब्दों को शामिल करना जरूरी है। और आप देखें कि मुंबई शहर में, दिल्ली में, ऐसे महानगरों में जो होली हो रही है या जिस ढंग का जो बड़ी सोसाइटीज में होली की जा रही है, वह होली वही नहीं है जो आप गांव से देख करके आए हैं या गांव में जी करके आए हैं। ये उनका अपना तर्क था, ये उनका अपना मंतव्य था, चूंकि वो फिल्म लेके आए थे, उस ढंग के अपनी बातें कह रहे थे और समझाना चाह रहे थे। लेकिन वास्तविकता तो यही है ना कि हम धीरे धीरे सारे सांस्कृतिक त्योहार लगभग भूलते जा रहे हैं, लेकिन एक धार्मिकता का रेनेसां आया हुआ है और वो अलग तरीके से चीजों को पेश कर रहा है, जिसमें से सांस्कृतिक तत्व तो खत्म हो रहा है लेकिन धार्मिक तत्व बहुत तेजी से उभर के आ रहा है। कांतारा जैसी फिल्म को हमें याद करना पड़ेगा यहाँ पे, या ऐसी ही और कुछ फिल्में जो दक्षिण से आई हैं और भाषाई फिल्मों में आई हैं। भाषाई फिल्मों में लोक संस्कृति है अभी भी, उसका डिपिक्शन हमारे मन के अनुसार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये एक अलग विमर्श का विषय है, लेकिन भाषाई फिल्मों में है। हिंदी के साथ ये दिक्कत नहीं, हिंदी को ये एक झूठा अभिमान है कि हम पैन इंडिया हैं, हम पैन इंडिया है, तो पूरे भारत के दर्शकों को हमें खुश करना है। इसलिए हमारी अपनी कोई संस्कृति, हमारा कोई सांस्कृतिक बेस नहीं है हिंदी सिनेमा का, जबकि तमिल का है, तेलुगु का है, बंगाली का है, उड़िया का है, तमाम पंजाबी का है, तमाम भाषाओं में एक सांस्कृतिक आधार है। हिंदी सिनेमा का कोई लोक सांस्कृतिक आधार नहीं है। ये बहुत बड़ी दिक्कत है, इसको समझने की जरूरत है। और हिंदी सिनेमा जिस ढंग से विकसित हो रहा है, जिधर जा रहा है,
और खास करके यूरोप के प्रभाव के बाद से, हॉलीवुड के प्रभाव के बाद से नए फिल्म मेकर जो आए, उनके कोशिश से सिनेमा जिस एक नई दिशा में चला गया है, वहां पे सचमुच लोक संस्कृति नहीं रह गई है। अब अगर नए मेकर्स को देखें तो जैसे पहले होली का गीत भी एक आइटम हुआ करता था, होली का गीत होना चाहिए, दिवाली का गीत होना चाहिए, कोई पर्व त्योहार का गीत होना चाहिए। अब वो क्या हो गया है, एक पब सॉन्ग होना चाहिए, अब एक पार्टी सॉन्ग होना चाहिए, अब ब्रेकअप सॉन्ग होना चाहिए। इस तरीके की चीजें बदल रही है, बेसिकली आइटम्स बदलते जा रहे हैं। और ऐसा निर्माता कहते हैं कि दर्शकों की रुचि बदल गई है, दर्शक कहते हैं कि निर्माता हमें दे रहे हैं। बीच सच्चाई कहीं बीच में है, जो निर्माताओं से छूट रहा है और दर्शकों की अपेक्षा में नहीं है। दर्शक भी खुश हैं, जब जवान देख के खुश है, पठान देख के खुश है, गदर देख के खुश है, इस तरीके की फिल्में देख करके वे खुश हैं। मैं यहाँ पे अभी पिछले हफ्ते 2 फिल्में रिलीज हुई हैं, बहुत छोटी फिल्में हैं। अब तो सब भगवान भरोसे, एक छोटी सी फिल्म है, 2 बच्चों की कहानी है, और वे उस समय बढ़ रहे हैं जब बाबरी मस्जिद का पूरा मामला चल रहा है। बाबरी मस्जिद अभी टूटी नहीं है, और एक संकीर्ण समाज में 2 बच्चे बढ़ रहे हैं पंडित की शिक्षा के अनुसार, जो सूर्य ग्रहण को मानते हैं कि राहु केतु की वजह से सूर्य ग्रहण होता है। ये उनकी धारणा है साइंस को, चूंकि शिक्षा नहीं है उनके पास। और उस समाज में कैसे धीरे धीरे जब उनको शिक्षा से उनका परिचय होता है, उनका ज्ञान बढ़ता है, तो कैसे वे जागरूक बनते हुए दोनों बच्चे। बहुत ही छोटी सी फिल्म है, प्यारी फिल्म है। ऐसे ही गुठली लड्डू करके एक फिल्म आई है, जहां एक दलित जाति का बच्चा पढ़ने की ख्वाहिश रखता है, और फिर कैसे वो अपने सांस्कृतिक उससे निकल करके और एक दूसरे समाज में घुसना चाह रहा है, जहां उसको इसलिए एडमिशन नहीं मिल पाता क्योंकि वो एक सफाई कर्मचारी का बेटा है, और वो स्कूल ऊंची जाति के लोगों का है। आप देखिए सांस्कृतिक युद्ध जो चल रहा है, सांस्कृतिक जो विसंगतियां आ रही हैं हमारे समाज में, वो सब कुछ वहां दिखाया जा रहा है। तो हमें देखना पड़ेगा, हम सिर्फ जवान पठान देकर के अपने निष्कर्षों पे जा रहे हैं कि हमारी नजर में कहीं अब तो सब भगवान भरोसे है, या फिर गुठली और लड्डू भी है, गुठली लड्डू भी हमारे दिमाग में है। अगर हम इन छोटी फिल्मों पर नजर डालें, अगर हम भाषाई फिल्मों पर नजर डालें, तो स्थिति इतनी चिंताजनक नहीं है जितनी कमलेश जी या हितेंद्र जी बता रहे हैं। एकेडमिक बातों में ये जरूर सच्चाई दिखती है कि ऐसा है, ऐसा हो गया है कॉर्पोरेट के हाथों। भाई कॉर्पोरेट में कौन लोग हैं? हमारे ही लोग हैं, हमारे ही बच्चे हैं, हमारी बेटे हैं। हमने उनकी सांस्कृतिक शिक्षा ही नहीं दी है, दोस्त तो हमारा है ना। हमने उन्हें एमबीए कराया, हमने उन्हें सांस्कृतिक शिक्षा नहीं दी, तो वे जो जानते हैं, जो मार्केटिंग जानते हैं, उसी हिसाब से विषय चुन रहे हैं। उनके सामने एक गोल है, उनके सामने एक टारगेट है, उनको गलत कैसे ठहरा देंगे आप अचानक से कि ये सब कुछ नहीं कर सकते? एक आपने, अजय जी मैं आपको सॉरी मैं टोक रहा हूँ, बहुत आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही है, क्योंकि आपने ये कहा कि हमारे बच्चे हैं। देखिए आपने जो होली के सॉन्ग का जिक्र किया, आपने अक्षय कुमार की फिल्म का जिक्र किया लेट्स प्ले होली, उसके बाद एक फिल्म आई थी ये जवानी है दीवानी, जिसका वो गाना बलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी, जो रणबीर कपूर की फिल्म है, वो गाना भी बड़ा हिट हुआ। और आजकल की जो होली वगैरह होती है उसमें बहुत पॉपुलर, बहुत जो पॉपुलर गाने बजाए जाते हैं उनमें से एक होता है वो। तो जो आपने बात कही, ये जनरेशन का फर्क है। जिस जनरेशन को होली आई रे कन्हई जिसने देखा था, उसने वो गाना गाया है, उसके समय में वो गाने बजते थे। आज की पीढ़ी को अगर लेट्स प्ले होली या बलम पिचकारी मिल रहा है तो वो उसको गा रहे हैं। मुद्दा इससे ज्यादा जो बात आपने कही है इंटरेस्टिंग है कि भाई दोष हमारा है। मैं पारक साहब के पास आपकी बात लेकर चलता हूँ कि पारक साहब ये जो अजय जी ने बात कही, कहा कि ज्यादा चिंताजनक नहीं है मामला जो हितेंद्र जी और कमलेश जी कह रहे हैं, लेकिन ये तो सच है कि जो हमारा मतलब मेन स्ट्रीम जिसको हम हिंदी सिनेमा कहते हैं, अजय जी ने जिन 2 फिल्मों का जिक्र किया, गुठली लड्डू और भगवान भरोसे, वो फिल्में निश्चित तौर पर एक छोटे बजट की अच्छी फिल्में हैं, साफ-सुथरी फिल्में हैं। और वैसे सिनेमा को बढ़ावा मिलना चाहिए। वैसे सिनेमा को बढ़ावा देने का काम सरकार का भी है, फिल्म इंडस्ट्री का भी है और समाज का भी है। लेकिन जो हमारा मेन स्ट्रीम पॉपुलर सिनेमा है, उसमें किस तरीके से बदलाव आए हैं? क्या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा ये सामाजिक यथार्थ है और जो हमारी लोक संस्कृति है, उसमें किसी किस्म का द्वंद दिखता है, और उस द्वंद से बचने की वजह से बहुत सारे फिल्मकार जो है वो उसकी तरफ जा नहीं रहे। जैसा मैंने कहा कि एक तरफ तो करवा चौथ जो है फिल्मों से ही परवान चढ़ा है, यश चोपड़ा की फिल्मों से, यशराज बैनर्जी की फिल्मों से करवा चौथ का जो पूरा एक बाजार खड़ा हो गया उत्तर भारत में। कम से कम वो, मतलब मैं जहाँ से आता हूँ उत्तर भारत के जिस हिस्से से, वहाँ करवा चौथ मनती थी, लेकिन ऐसे नहीं मनती थी जैसे अब मनती है।
कि जिसमें लाखों करोड़ों की गहने और मतलब साड़ियों और सबका आभूषणों का बाजार हो और एक लंबा चौड़ा तामझाम खड़ा हो जाए। तो वो चीज़ें जो है वो कहीं न कहीं जो बात कमलेश जी ने जहाँ से शुरुआत की थी, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको हितेन जी ने भी कहा कि रस का जो है वो अभाव हो गया है। और वो रस जो है, वो रस तो एक ऐसी चीज़ है जो एक कॉमन चीज़ है ना, वो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपको किसी और चीज़ में रस आए और मैं संस्कृति के किसी दूसरे तत्व में रस तलाशूँ। क्या ऐसा संभव है क्या? पारख साहब? सबको नमस्कार। अमिताभ जी, ये लोक संस्कृति और सिनेमा की जो बात है, जिस तरह से आप सभी विद्वजन जिस ढंग से विचार करते हैं, मैं नहीं कर पाया, मेरा ध्यान ही नहीं गया उस तरफ, तो इसलिए मैं उस रूप में समस्या को देखा भी नहीं। मैं तो इस रूप में मैंने देखा कि सिनेमा दरअसल है क्या, और उस रूप में मैंने जब देखा तो मुझे ये लगा कि सिनेमा जो है एक माध्यम के रूप में, वो हमारी लोक कलाएं जो थी, उन लोक कलाओं के सबसे नजदीक है, और एक तरह से कह सकते हैं कि एक आधुनिक युग की लोक कला है। और इसी रूप में मैंने उसे ग्रहण किया और उसी रूप में इसे जो है समझने की भी कोशिश की। इसलिए उसमें लोक कला है या उसमें लोक संस्कृति है या नहीं है, ये मेरे लिए बाद में सेकेंडरी चीज होगी। मुख्य चीज है कि खुद सिनेमा क्या है, वो सिनेमा किस तरह की कला है। अब आपको मैं एक प्रश्न से शुरू करता हूँ। अगर हम साहित्य के साथ सिनेमा की तुलना करें, तो साहित्य जो आधुनिक साहित्य है किसी भी भाषा का, वो आधुनिक साहित्य जो है पश्चिम के प्रभाव से आया है। हम पुराने गीत, छंद या महाकाव्य नहीं लिख रहे हैं। अब जो कहानियां लिख रहे हैं वो बिल्कुल अलग तरह की कहानियां हैं। उसका जो फॉर्मेट है वो हम पश्चिम से लेकर आए हैं। उपन्यास बिल्कुल एक नई तरह की विधा है। तो इसी तरह से जब सिनेमा पर आते हैं, तो दरअसल हम सिनेमा में पश्चिम का अनुकरण नहीं करते, सिवाय इसके कि वो एक तकनीक, जो फिल्म बनाने की तकनीक है, वो जरूर पश्चिम से आई है। लेकिन हमने फिल्में जब बनानी शुरू की, तो हमने वह तरीका नहीं अपनाया जो हॉलीवुड ने या यूरोप के सिनेमा ने अपनाया। इसे मैं उदाहरण से समझाता हूँ कि जब हिंदुस्तान में अंग्रेज आए और उन्होंने अपने यहाँ के नाटकों को खेलना शुरू किया अपने ही समाज के लिए, तो उसका अनुकरण हमारे यहाँ भी हुआ और मंच पर खेला गया, लेकिन देखा गया कि वो बहुत कामयाब नहीं हो रहा है। उसके कोई खास दर्शक नहीं मिल रहे हैं, हिंदुस्तानी दर्शक तो कम से कम नहीं मिल रहे हैं। तो एक नए तरह का रंगमंच बना, क्रिएट हुआ, और उसे हम पारसी थिएटर के नाम से जानते हैं। पारसी थिएटर की विशेषता क्या थी कि वो अपने फॉर्मेट में तो उस रंगमंच का अनुकरण करता है जो पश्चिम में था, लेकिन उसके लिए जो मंच पर जो कहानियां पेश की गई और जिस ढंग से पेश की गई, वो उन्होंने उनका अनुकरण नहीं किया। उसके लिए उन्होंने भारत की जो लोक नाट्य परंपरा थी, उस लोक नाट्य परंपरा का अनुकरण किया। और उस लोक नाट्य परंपरा की विशेषता क्या थी? वो उसका आधार यथार्थवाद नहीं था जो कि पश्चिम का था, बल्कि उसका आधार जो था उसमें एक तरह कथा का मिथकीकरण करना, उसके अंदर गीत, संगीत और नृत्य का होना, और वही स्ट्रक्चर जो है आप देखेंगे कि पारसी थिएटर के नाटकों में थे। वो नाटक चाहे आगा हसर कश्मीरी ने लिखे हों, चाहे वो दूसरे जो नाटककार थे तालिब और वगैरह, उन्होंने जो नाटक लिखे, वो नाटक जो है एक तरह से वे थे मेलोड्रामाई, जिसके लिए हिंदी सिनेमा में मेलोड्रामाई शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि हमने कहानी कहने का जो पश्चिम का यथार्थवादी तरीका था, नाटक में भी, पारसी थिएटर के नाटक में भी और हिंदी भारतीय सिनेमा में भी, हमने उसका अनुकरण नहीं किया, बल्कि अपना एक नया तरीका निकाला जिसे हम मेलोड्रामाई कहा। मेलोड्रामाई का मतलब है कि कहानी में यथार्थ समस्या के रूप में हो सकता है,
कहानी का मूल ढांचा हो सकता है या यथार्थ से प्रेरित हो, लेकिन उसकी प्रस्तुति जो है वो मेलोड्रामाई रूप में होती है। मेलोड्रामाई क्या, यानी कि यथार्थ को यथार्थ की तरह नहीं पेश करना। वो अतिरंजित हो सकती है, वो मिथकीय हो सकती है, वो फैंटेसाइज हो सकती है, और इस तरह से हमारे यहाँ फिल्मों की शुरुआत हुई। इसलिए हिंदुस्तान के दर्शकों को ये कभी अटपटा नहीं लगा कि कहानी चल रही और अचानक एक गीत आ गया, डांस हो गया। ये सब हमारे जो लोक चेतना थी हमारे अंदर, उस लोक चेतना ने सिनेमा को एक तरह से आसानी से ग्रहण किया। न केवल आसानी से ग्रहण किया, जो गांव के लोग शहर आ रहे थे, क्योंकि सिनेमा तो गांव तक पहुंचा नहीं था तब तक, वो कस्बों और शहरों में था, लेकिन गांव से आया हुआ व्यक्ति जो उस लोक संस्कृति से, लोक कलाओं से, लोक नाटकों से, उनसे एक तरह से वंचित हो रहा था, उसे एक तरह से सिनेमा में कहीं न कहीं उसका आस्वादन मिलने लगा, उसे वही आनंद मिलने लगा जिस आनंद को वो छोड़ कर आया था और जिसका अभाव महसूस कर रहा था। इसलिए मेरे लिए हिंदी सिनेमा या भारत का कोई भी सिनेमा जिसमें गीत है, जिसमें संगीत है, जिसमें कुछ अतिरंजनापूर्ण चीजें भी है, लेकिन जो लोगों को सीधे अपील करती है, और वो अपील इस हद तक करती है कि आप देखेंगे कि अब जैसे मदर इंडिया किसानों की समस्या पर है, उनकी ऋण समस्या पर, लेकिन आप उसका पूरा स्ट्रक्चर देखिए, वो पूरा स्ट्रक्चर जो है वो यथार्थ परक नहीं है, वो मेलोड्रामाई है, और उसका पूरा आनंद जो है उसी में, और इसी के माध्यम से उन्होंने अपने संदेश भी दिए, और ये एक बहुत बड़ी चीज है। और ये बिमल राय में भी है, ये महबूब में भी है, ये राज कपूर की फिल्मों में भी है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब हम लोक संस्कृति के बारे में बात करें, तो सिनेमा को बजाय ये मानने के सिनेमा जो है उसमें लोक संस्कृति व्यक्त हो रही है या नहीं, क्या चीजें छूट गई है और क्या चीजें रह गई है, बल्कि मेरे विचार में उसे खुद एक लोक संस्कृति के रूप की तरह ग्रहण करना चाहिए। वह उस अभाव की पूर्ति करता है जो कि गांवों से शहर में आए हुए लोगों, जो कि अपने आसपास की दुनिया से जो जा रहा है, उनके पास से जो लोक रूप जा रहा है, उन लोक रूपों का कहीं न कहीं एक तरह से उसकी पूर्ति सिनेमा के माध्यम से होती है। कैसे होती है? कहानी की प्रस्तुति में ही नहीं, उन गीतों में देखिए आप। वो गीत कैसे होते थे पहले? वो सामूहिकता को रिप्रेजेंट करते थे, वो व्यक्ति के अकेलेपन को रिप्रेजेंट करते थे। लोक गीतों में आप देखिए क्या था? विदाई के गीत। अब आप आजकल की फ़िल्मों में अगर हम विदाई के गीत नहीं देखते तो इसका कारण यह है कि सिनेमा की अपनी जो प्रकृति है वो बदल गई है। अन्यथा कितने गीत हैं जो दुःख के, पीड़ा के, ब्याह के, शादी के, और उन सबको आज भी गाया जाता है। दिलचस्प यह है कि जो अजय ने उदाहरण दिया होली का, एक 30, 35, 40 साल की उम्र तक पहुंचने वाली आज की जनरेशन अगर वो फिल्मी गीत सुनती है तो धीरे-धीरे वो मौजूदा गानों से पीछे के गानों की तरफ जाने लगता है। वो 50-60 के गाने सुनने लगता है, क्योंकि उसके जीवन का जो स्वरूप, जो पहले एक तरह से खेल की तरह था, वो अब खेल की तरह नहीं रहा, वो ज़्यादा यथार्थ हुआ है। और उस समय उसकी पीड़ाएँ, अगर वो शादीशुदा है, तो उसके जीवन के दूसरे तरह के कष्ट है, अगर बेटा बाहर है तो दूसरी तरह के कष्ट है, अगर बेटी जो है ससुराल गई और वहाँ उसकी समस्याएँ तो दूसरी तरह की है। और उस समय ये जो हमारी फ़िल्मों के गीत हैं, पुरानी फ़िल्मों के गीत, वो उसको जोड़ते हैं, उसके मानस को एक तरह से कहीं न कहीं सांत्वना देते हैं। तो इस रूप में अगर देखेंगे, तो मेरे ख़्याल लोक संस्कृति के साथ सिनेमा के संबंध को अच्छी तरह से देख सकेंगे, और तब जो है बजाय इस बात की शिकायत करने कि हाँ फ़िल्मों में रस चला गया है, फ़िल्मों में से हमारा लोक जीवन चला गया है। लोक जीवन तो जाना ही है, क्योंकि वो वहाँ रह नहीं सकता, जीवन बदल रहा है। हमारी वेशभूषाएँ बदल गई है, मेरे दादा जो कपड़े पहनते थे, वो नहीं पहनती, मेरे दादी जो पहनती थी वो अब हमारी बेटियाँ नहीं पहनती। वो सब बदला है, और न केवल वो बदला है बल्कि भाषा भी बदली है। लेकिन हमारा जो मानस है, हमारी जो चेतना
पीढ़ियों से आ रही है वो पूरी तरह से समाप्त नहीं है। उसमें कहीं न जी। कहीं ऐसा कुछ है जो आज भी फ़िल्मों के में खोजते हैं हम, और जब जी। मिलती है तो हम दुःख होता है, हमें जो है एक तरह की सांत्वना मिलती है, और हमें तब उन फ़िल्मों का भी विश्लेषण करना चाहिए जिन्हें हम सतही कहकर, जिन्हें हम, मैं तो कहता हूँ कभी थोड़ा बैठ के दिल चाहता है का ही विश्लेषण करके देख लिए। कहीं ज़रूर, ऐसा तो ये नहीं बहुत है अच्छा कि अच्छा अच्छा हमारे आपने समय की प्रस्ताव लोक रखा है। संस्कृति उसमें तो व्यक्त नहीं हो रही है। मित्रता, संबंध, मानवीय संबंध, ये सब चीज़ें दिख सकती है। जी। बहुत अच्छी बात आपने कही। कमलेश जी, आपके पास आता हूँ, हम अपने कार्यक्रम के अंतिम चरण में आ गए हैं। छोटी-छोटी टिप्पणियाँ लेंगे। आपसे जो बात पारख साहब ने कही कि सिनेमा जो है उसमें लोक संस्कृति अगर नहीं दिख रही है या लोक जीवन नहीं दिख रहा, तो इसलिए क्योंकि क्योंकि हम स्वयं बदल गए हैं। लेकिन आपने जो रस वाली बात कही थी, वो मुझे लगता है वो अभी भी इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट मुझे पर्सनली लगती है, क्योंकि अगर आपका आज का भी जीवन देखा जाए, यानी जिस भी परिवेश में हम रह रहे हैं, उसमें भी रस की अगर अनुपस्थिति है, तो वो जीवन बहुत यांत्रिक जीवन है, और यांत्रिक जीवन की जो यंत्रणाएँ हैं, वो हम सब भुगत रहे हैं, और सिनेमा भी कहीं न कहीं उसको दिखाता ही है। चाहे वो हिंसा के रूप में दिखाए, चाहे मनोरोगों के रूप में दिखाए, या जो जिस तरह के पात्र प्रेरित हो रहे हैं। और जो अभी पारख साहब ने होली के सॉन्ग की बात कही, तो मुझे याद आया कि देखिए, शोले फ़िल्म को बने हुए 50 साल हो गए, और 50 साल बाद भी उसका गाना आज भी जब होली आती है तो शोले की फ़िल्म का गाना भी बजता है, शोले का गाना भी बजता है। वो सारे जो नए गाने हैं वो तो बजते ही हैं, लेकिन जो पुराने गानों में शोले का गाना ज़रूर बजता है। तो मैं कमलेश जी आपसे छोटी-सी टिप्पणी चाहूँगा कि ये जो चीज़ है, जो आपने रस सिद्धांत की बात कहते हुए कहा कि रस की अनुपस्थिति है, क्या वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक व्यावसायिक उसका बुद्धि का मामला है? या ये कि जो हम लोग जिसको हम कहते हैं कि भई, जो हमारी कहावत है कि गुण न हिरानो, गुण ग्राहक हिरानो, यानी गुण ग्राहक नहीं रहे अब उस तरह के। यानी उस तरह के लोग नहीं है जिनमें वो चीज़ें पकड़ने की क्षमता हो। तो क्या आपको लगता है जो हमारे कहानीकार हैं या जो फ़िल्मकार हैं, क्या उनके अंदर वो क्षमता नहीं है या इच्छा नहीं है? और ये सिर्फ़ पैसे का मामला है क्या, कमलेश जी? क्षमता का भी सवाल है, क्योंकि जब मैं लोगों से मिलता हूँ, जो आजकल के नए-नए लेखक हैं, आते हैं कभी-कभी, मिलते हैं राय लेने के लिए। क्योंकि आपका जो लिखना है, जो भी आप लिखते हैं, जो आप हैं वहीं से निकलता है। जो आपने जिया है, जो आपने पिया है, जो आपने भोगा है, या जो आपने एन्जॉय किया है, जिसका आपने रस लिया है, आप उसी रस को दोबारा इन्वेस्ट करने का प्रयास करते हैं अपने काम में, जो भी आप लिखते हैं। अब मुझे जो दिख रहा है, जो मैंने कहा रस का अभाव, या तो रस क्या है उसकी परिभाषा बदल गई है। जैसे कहा कि भाई लोग बदल रहे हैं, समाज बदल रहा है, जीवन बदल रहा है, कपड़े बदल रहे हैं, तो क्या ये संभव है कि उसके साथ-साथ रस की परिभाषा भी बदल गई है? जो हमारे लिए रस था, वो आज की पीढ़ी के लिए रस नहीं है। आज की पीढ़ी का रस कुछ और है, क्या मालूम? हो सकता है। मगर जो मुझे दिखता है एक खालीपन, एक रूखा-सूखापन जो है, और उनका अधिकांश जो उनका काम है, वो जो देखते हैं ओटीटी पे, या बाहर की फ़िल्में हैं, या हमारी फ़िल्में देख के, दे सिंपली ट्राई टू रीराइट देम। उनका मुश्किल मुझे ये तकलीफ़ ये होती है कि वो सिर्फ़ एक-दूसरे को रीराइट कर रहे हैं, दोबारा लिख रहे हैं कि चलो ये मुझे ठीक लग रहा है, चलो मैं भी ऐसा लिख देता हूँ। उनमें या तो क्षमता की कमी है, या साहस की कमी है, या संवेदना की कमी है, जो भी वजह रही हो, मगर वो हिम्मत कि चलो कुछ ऐसा करते हैं। अभी मैं एग्जांपल दूं, अद्भुत उदाहरण है। ओटीटी पे एक आई थी सीरीज जिसका नाम था पंचायत। मुझे पता नहीं आप लोगों ने देखी कि नहीं देखी। नहीं देखी जी, तो देखिए, बहुत अच्छी। देखिए। ठीक है जी। पंचायत जो है एक अच्छी खबर है कि हाँ भाई अभी जिंदा है, अभी लेखन में बिल्कुल। भी संवेदना जिंदा है, अभी मेकिंग में संवेदना जिंदा है। बड़ी सिंपल सी सीरीज थी, और मुझे ताजुब ये हुआ, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि परिभाषा नहीं बदली है रस की। मेरे जो कुछ मित्र कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हैं, मैं खुद एडवर्टाइजिंग में था 35 ईयर्स तक, तो उन मित्रों से मुलाकात होती है, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि ज़रा देखिए ये ओटीटी पे आई है पंचायत। उसमें एक एपिसोड था जो सिर्फ लौकी के ऊपर था, लौकी पे एक पूरा एपिसोड जो था, और बांध के रखता है। कमाल ये है
चाहे वो लेखन का कमाल हो या उसके डायरेक्टर का। और वो आदमी वो सुन के, वो देख के मुझे उन्होंने फोन किया, ही वर ओवरवेल्म्ड कि कमाल है यार, मतलब एक लौकी पे न कोई ब्लैकमेलिंग है, न किडनैपिंग है, न गोलीबारी है, न फला है ढका है, एक लौकी पे पूरे एपिसोड को बांध के रखा है, कभी लौकी पे, कभी कटहल पे, कभी किसी चीज पे। तो ऐसा नहीं कि संवेदनाएं मर गई हैं, संवेदनाएं हैं, उन्हीं लोगों में भी हैं जो मैं जिनके खिलाफ बोल रहा था कि वो बैठे हैं कॉर्पोरेट में MBA करके, उनके अंदर भी कहीं ना कहीं है, उसको जगाने की जरूरत है कि भाई उनको उनका जो स्वाद है वो स्वाद वापस लौट आए, क्योंकि स्वाद जिंदा है, जो रस है वो जिंदा है, रस कहीं गया नहीं है। मगर उसको वापस लाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, हमारे लेखकों को, हमारे जो फिल्म डायरेक्टर्स को, बाकी लोगों को दोबारा करना पड़ेगा। जी और जी, एक अजय की बहुत अच्छी बात लगी, मैं जिक्र करना चाहूंगा हिंदी की बात। हिंदी जो सिनेमा है, हिंदी एक तरह से मैन्युफैक्चर्ड लैंग्वेज है, ये लोक भाषा नहीं है, लोक भाषा नहीं है, हिंदी मैन्युफैक्चर्ड एक संपर्क भाषा की तरह इसका विकास हुआ है। गोपाल राम गमरी ने एक लिख दिया और देवकी नंदन खत्री ने लिख दिया, तो लोगों ने खड़ी बोली, जैसे आप हिंदी कहते हैं, खड़ी बोली को लिखना पढ़ना शुरू कर दिया, और हिंदी सिनेमा ने इसको अपना लिया एक संपर्क भाषा के रूप में। मगर अभी भी हिंदी को जब भी रसपूर्ण होना होता है तो उसको भोजपुरी का सहारा लेना पड़ता है, अवधी का, मैथिली का, बंगाली का, पंजाबी का, गुजराती का। हिंदी को मजबूरन लोक भाषाओं का सहारा लेना पड़ता है रसपूर्ण होने के लिए, क्योंकि हिंदी में भी अपने आप कोई रस नहीं है, क्योंकि एक मैन्युफैक्चर्ड लैंग्वेज है संपर्क भाषा के तौर पे। तो मुझे वो बात बहुत अच्छी लगी अजय जी की, कि जो हिंदी सिनेमा है उसके अंदर भी जो खालीपन दिखाई पड़ता है, रस का अभाव, शायद कहीं ना कहीं ये भी उसकी एक वजह है। जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। हितेन जी, मैं आपके पास आऊँगा अंतिम टिप्पणी के लिए, कार्यक्रम के बिल्कुल आखिरी हिस्से में हम हैं। तो मैं आपसे एक संक्षेप में टिप्पणी चाहूँगा कि जो बात अभी कमलेश जी ने हाँ। जहाँ छोड़ी है, उसमें आप क्या जोड़ना चाहेंगे लोक संस्कृति और सिनेमा के संदर्भ में? बस छोटी-सी टिप्पणी, नहीं, ताकि हम कार्यक्रम को जो बातें कही गई वो लगभग हम लोग उस पर एग्री करते हैं, एक तरह से इधर उधर से करते हुए आखिर हम लोग एक बात पे रुक जाते हैं, और इसमें कोई सवाल नहीं है कि हम लोग एक नए जमाने में आ गए हैं, हमारी पसंद बदलती है, हर समय के साथ बदलाव आता है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि क्या ऐसा हम रोक सकते थे और रोके नहीं। मैं एक उदाहरण दूंगा, विमल रॉय की मधुमती फिल्म आई, लेकिन मधुमती फिल्म की अपार सफलता के बाद में हर बड़ा हीरो उनके साथ काम करने को तैयार है, हर बड़ा फाइनेंसर उसके साथ है, लेकिन वो एक फिल्म बनाते हैं बंदिनी। तो एक जो चॉइस होती है, एक रचनाकार, एक फिल्मकार की जो एक चॉइस होती है, उसको महत्व मिलना चाहिए। आज विमल रॉय हमारे लिए, अब ये बात कमलेश जी दूसरी तरफ ले गए कि हिंदी में रस है या नहीं है, या मैन्युफैक्चर्ड लैंग्वेज है और ये है, लेकिन देखिए इसी विमल रॉय ने बंगाल से आते थे, हिंदी में जो फिल्में बनाई हैं, उन फिल्मों में किस तरह की रचनात्मक कोशिश वो करने में सफल हुए हैं, साहित्य को लेकर के फिल्म बनाते हैं और अमर फिल्में बनाते हैं। तो एक रचनाकार जो है, एक कला दृष्टि से, जिस बात को मैंने शुरुआत की थी वो ख्वाजा अहमद अब्बास की, कि इसको आप बिजनेस मत समझिए, इसको सिर्फ और सिर्फ एक कोई ऐसा काम मत समझिए कि ये फिल्में बनाना जो है वो बस एक काम है, करेंगे नहीं, इंडस्ट्री नहीं है ये। मैं ख्वाजा अहमद अब्बास की इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि ये एक समझ की बात है कि फिल्मों में एक संभावना है, हम लोक से बेहतर शब्द जन है, लोग जो हैं दुनिया में रह रहे हैं, वो बदल रहे हैं, लेकिन उसके भीतर रस कभी सूख नहीं सकता। वो किसी भी तरह से कैसे भी उस अपने भीतर उसको जिला के रखेगा, और इसमें फिल्में सहायक कैसे बने, इसमें लेखक की और रचनाकार के रूप में काम करने वाले रचनात्मक लोगों का एक रोल है, उसको याद रखा जाना चाहिए। सही है कि एक माध्यम के रूप में स्पेस बना रहे, अजय ब्रह्मात्मा जी कह रहे थे कि एक अलग तरह का ही वो मसाल डोसा और वो बना रहे हैं कुछ,
जो जो कहीं नहीं है, लेकिन सबको मिला के एक बना रहे हैं। ये सीरियल में भी होता है, फिल्मों में भी हो रहा है, लेकिन इंसान देखता है, इंसान बनाता है। इस इंसान और इंसान के बीच के रिश्ते में कहीं ना कहीं अगर हम सजग रहें और ये समझें कि हमारी एक नैतिक जिम्मेवारी है, तो फिल्में अच्छी बनती रहेंगी और बन भी रही है, जैसा कि उदाहरण आप लोगों ने दिया। मुझे विश्वास है कि लोग चेतेंगे, दर्शक भी चेतेंगे, बनाने वाले भी चेतेंगे, और जिसको कॉर्पोरेट बोल के हम लोग कह रहे हैं कि हमारे बच्चे ही बना रहे हैं, यही तो असली बात है। लोग मान नहीं रहे कि वो भी हमारे ही बच्चे, इसीलिए उनको दोष तो दे देते हैं, लेकिन उनको बनाने में अपना जो योगदान है उसको ध्यान में नहीं रखते। और यही मेरी एकमात्र बात, अगर मैं कहना चाहूंगा एक बात, कि ये प्रक्रिया 1990 के बाद की प्रक्रिया नहीं है। इसकी जिम्मेदारी आजाद भारत के जो लोग थे, जिन्होंने बनाया है चीजों को, उनकी भी है कि उन्होंने इस तरफ लोगों को बढ़ने दिया और इसको ही संस्कृति निर्माण का एक मॉडल बना के पेश किया। ये यही खत्म होना था, इसलिए जिम्मेदारी पकड़नी है तो 47 के बाद से पकड़िए, 90 के बाद से नहीं। यही बात मैं आपके सामने दोबारा दोहराना। बहुत अच्छी बात आपने कही है, बहुत अच्छी बात है। और इसी नोट पर हम आज का कार्यक्रम समाप्त करना चाहेंगे। एक बहुत अच्छी चर्चा हुई लोक संस्कृति और सिनेमा के संदर्भ में, और बहुत खूबसूरती से कुछ बहुत मतलब गहरी बातें निकल कर आई। जो कमलेश ने रस की बात कही, अजय जी ने हिंदी के बारे में जो बात कही, और पारक साहब ने यथार्थ और सिनेमा, यथार्थ और लोक संस्कृति के संदर्भ में जो बातें कही इस तरह से, और आपने जो व्याख्यायित किया, कुल मिलाकर के ये बात सही है। कमलेश जी ने जिस तरह से पंचायत का उदाहरण दिया, कहीं ना कहीं वो चीजें अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं, अभी बची हैं, वो रस वाली बात भी बची है। उसको हमें ज्यादा प्रोत्साहन देने की जरूरत है। जिस तरह से अजय जी ने 2 फिल्मों का जिक्र किया, गुठली लड्डू या जो भगवान भरोसे, अगर छोटे बजट वाला सिनेमा हम देखें तो वहाँ बहुत सी ऐसी अच्छी कोशिशें हो रही हैं, जो कि जिसको हम लोक संस्कृति कहते हैं, या जो जन संस्कृति आप कहते हैं, आपने कहा लोक की जगह जन बेहतर शब्द है, तो वो शायद उसका कहीं ना कहीं उसमें उसकी झलक उसमें मिलती है। बहरहाल ये बातचीत बहुत अच्छी रही। इस बातचीत के लिए आपका आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इसको बहुत सब्र के साथ देखा सुना। अगले हफ्ते हम फिर किसी नए विषय के साथ आपके साथ मुखातिब होंगे आपके सामने। तब तक के लिए नमस्कार।